अगर मुझे पैसे दे के भी करना पड़े ना तो मैं काम तो यही करूँगा। कंफर्टेबल लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ एक चीज़ नहीं होती। कोई फोटोग्राफर कोई खूबसूरत सी तस्वीर खींचता है और वो लोगों को ये दिखाने में कामयाब हो जाता है कि देखा तुमने क्या नहीं देखा। जिससे मेरा ताल्लुक़ है वो ये महसूस करे कि मैं उसे समझता हूँ। आपके जवाब में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्लैरिटी देती है वो यही होती है कि यू डोंट रियली आंसर इट, यू जस्ट गिव इट अ न्यू पर्सपेक्टिव। लोगों की नज़र से चीज़ों को देख सकना बुरी बात भी नहीं है अगर ये स्किल हो। यहाँ से ज़्यादा अच्छी तस्वीर आएगी, इस पे ज़्यादा लाइक आएंगे, या यहाँ से ज़्यादा लाइक आएंगे, जहाँ से ज़्यादा लाइक आएंगे मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी अपनी कोई सेंस नहीं। एक औरत का शौहर यूट्यूबर है या एक औरत का शौहर इंसान है। खुदा हमसे चाहता क्या है? आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नहीं, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और मुझे जब दानियाल ने बताया था तो मैं बड़ा ही एक्साइटेड था, क्योंकि मतलब आप इसको पॉडकास्ट कहें या कुछ भी कहें, मेरे लिए तो ना एक, मैं बस आया हूँ कि मेरे जहन में भी कुछ सवाल हैं जो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे डिस्कस करूँ, इन पर्सन करूँ। और मैं आपकी वीडियोस काफ़ी टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ जवाब तो मिल जाते हैं, लेकिन वो मेरे लिए, जैसे मैंने फ़ोन का बताया, वो एक्शनेबल नहीं हो पाते, या फिर मुझे लगता है कि इन पर्सन अगर मैं आपसे बात करता तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता। इस वजह से जब दानियाल ने बोला, मैं बोला आप बस टाइम बताएं, मैं आ जाऊँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। आपका। मुझे भी वैसे ख्वाहिश होती है कि जो माशरे में लोग काम कर रहे हैं हम्म। उनसे मिला जाए, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी ऑब्जर्वेशंस हम्म। हमारे लिए काम की होती हैं, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो शायद हमारी नॉलेज में नहीं होता कि हम्म। आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या आपने जिस सेगमेंट के लिए जो कुछ अब तक किया है, जी। तो उससे जो लर्निंग है वो हमारे लिए तो बिल्कुल हम्म। नई बात है। मतलब हमें नहीं पता वो सारी चीज़ें। हम्म। मतलब ट्रेंड्स को भले फॉलो ना किया जाए लेकिन ट्रेंड्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। जी। तो थोड़ा सा चाहें तो आप भी बताइए कि आपने कैसे ये शुरू किया और क्या आपके जहन में था, या अभी इस वक्त आपकी क्या कोशिश होती है, किस तरह की चीज़ें आप कर रहे होते हैं? तो मेरी जर्नी है वो ऐसी है कि मुझे पहले फ़ोटोग्राफी का शौक़ हुआ, और फ़ोटोग्राफी का जिसको भी शौक़ होता है वो सूनर और लेटर वीडियो में आ जाता है। तो मुझे वीडियो का शौक़ था, लेकिन मुझे कभी भी कैमरा के सामने आना पसंद नहीं था। तो उन्हीं दिनों फेसबुक, मेरी जनरेशन उस टाइम पे फेसबुक से बोर होती जा रही थी, और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे। तो मैंने जब स्नैपचैट ज्वाइन किया तो उसमें उस वक्त ये फ़ीचर था कि आप कुछ भी कैमरा रोल से अपलोड नहीं कर सकते। जो भी आप बात करेंगे या कुछ भी आप रिकॉर्ड करेंगे उसी वक्त करेंगे, उसी वक्त पोस्ट करेंगे। तो मैंने वो थोड़ा टाइम किया तो मुझे मज़ा आने लगा कि इसमें कोई फेकनेस नहीं है। उस टाइम पे मुझे लगता था कि फ़ेसबुक बहुत ज़्यादा फेक होता जा रहा है। तो उसने मुझे ये आइडिया दिया, इस एक्सपीरियंस ने, कि जो मैं स्नैपचैट पे कर रहा हूँ वही अगर मैं थोड़ी सी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी में और थोड़ी सी स्टोरी स्ट्रक्चर के साथ अगर करूं, और एक मेरा दिन है वो एक नॉर्मल सा दिन है, लेकिन अगर उसके अंदर मेरे कभी भी ये कोशिश नहीं थी कि मैं अपनी ज़िंदगी लोगों के साथ शेयर करूं। मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मैं अपने दिन में से एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर निकाल लूं या एक स्टोरी छोटी सी निकाल लूं, और उसको मैं जितना एक सिनेमैटिक तरीके से बता सकूं वो बताऊं। वो आई थिंक वही चीज़ है जिसने मुझे एक मुनफरिद स्टाइल मेरा बना दिया। तो शुरू में तो ये हुआ। फिर जो बात मुझे आपसे करनी थी उनमें से एक बात ये भी है कि फ़ेम बहुत जल्दी, 2-3 साल में फ़ेम बहुत ज़्यादा मिल गई, बहुत ज़्यादा पैसे आने लगे, और जो जो मेरी मटीरियल ख्वाहिशात थी वो मैंने एक एक करके, जो जो मुझे लगता था कभी भी ज़िंदगी में ख्वाहिश की थी, वो मैंने एक एक करके पूरी करना शुरू कर दी। कपड़ों से लेके फ़ोन, जिस कैमरे का शौक़ था महंगे से महंगा वो भी ख़रीद लिया, दुनिया भी घूम ली, आहिस्ता आहिस्ता हर जगह के वीज़े लग गए, सब कुछ देख लिया। लेकिन फिर मुझे
वो एक कोफ्त होने लगी और एक एनजाइटी होने लगी। आई इवन हैड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कि ये तो वो चीज़ नहीं है जो मुझे बचपन में शायद मैंने सोचा था कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मतलब आप खुश हो जाएंगे और ये चीज़ें आपको एक इटर्नल हैप्पीनेस दे देंगी। मुझे वो बड़ी एक एम्प्टी सी फीलिंग लगती थी कि अब मैंने ये चीज़ ख़रीद ली है, अब बस ये पड़ी है और ये मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा सच कोई ना खुशी ला रही है ना मुझे इसको हर दफ़ा देख के खुशी होती है। वो शुरू में एक हफ़्ता उसकी नई चीज़ की चमक दमक आपको अच्छी लगी, तो फिर उसके बाद मैं एक तरीके से लॉस्ट हो गया। और अभी तक मैं एक तरीके की डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब सुबह आँख खोलूँ तो जो एक्साइटमेंट के साथ उठूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन है, वो आई स्टिल डोंट नो कि वो क्या है। एक रूटीन में चीज़ है, मतलब आई एम मैरिड, ज़िम्मेदारी है, तो उसके लिए काम भी चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, लेकिन वो जो आप उठते हैं कि ये मकसद है मेरा और इसके लिए मैं आज जी जान लगाऊंगा और फिर थक के सोऊंगा और फिर दोबारा, वो मुझे ना आई डोंट नो वो क्या चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही। तो ये है अभी तक की समरी। माशाल्लाह, सही सही। हाँ, ये वाकई इंसान को अल्लाह ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि लेने की, जमा करने की ख्वाहिश भी उसके अंदर एक कमज़ोरी है कि वो लेता है, जमा करता है अपनी ज़ात को, यानी प्लेजर सीकिंग होता है, कंफर्ट सीकिंग होता है, ये उसके अंदर एक टेंडेंसी है। और लेकिन दूसरी तरफ जो उसके लिए, अच्छा, वो सोसाइटीज़ जहाँ ये नहीं मिल पाता, उसकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो पाती और उसकी ज़रूरियात की भी नहीं हो पाती, तो हम कहते हैं यार स्टावेशन है वो। और वो फिर बहुत ज़्यादा, मतलब उसको दिल चाहता है कि ये भी होता, वो भी होता। लेकिन जो हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ देखते हैं जहाँ स्टावेशन तो नहीं है लेकिन एम्प्टीनेस है, और वो जो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर एक और चीज़ रखी है कि वो देने की कैपेसिटी, सर्व करने की कैपेसिटी, कोई ऐसा कॉज जिसकी खातिर थकना खुशगवार हो जाए और खपना आसान हो जाए। तो ऐसा कॉज जो है ना, जो उसकी, मतलब हमारी इस वक्त मॉडर्न सोसाइटी का एक प्रॉब्लम यह है कि कुर्बानी जो लफ्ज़ है ना, सैक्रिफाइस, ये बहुत बैड वर्ड के तौर पर, मतलब इसको बहुत नेगेटिव सेंस में आप कहीं भी अब देखें आजकल, अगर सैक्रिफाइस का वर्ड यूज़ हो रहा है तो बहुत बुरे मानों में हो रहा है। क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं सैक्रिफाइस ही करता रहूँ? तो सैक्रिफाइस करना तो बेवकूफ़ी होती है, सेल्फलेसनेस जो है वो बेवकूफ़ी होती है। लेकिन अगर इंसान को कोई बड़ा कॉज नसीब हो जाए तो वो उसको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है और उसे लगता है कि ये वो वर्थ वाइल कॉज है जिसकी खातिर मुझे अपने आप को झोंकने में ना मज़ा आ रहा है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो वर्कर्स होते हैं ना, वो बड़े मुक़द्दस लोग होते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, और लीडर्स का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो आम सा आदमी हूँ, वर्कर्स को देखता हूँ, तो मुझे तो हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ सच्चे वर्कर्स नज़र आते हैं जो थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ। वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मासूम, मुक़द्दस, मोहब्बत करने वाले, दिलो जान से अपना सब कुछ देने वाले। लीडर्स का पता नहीं, वो मैं जानता नहीं हूँ। तो ये सही बात है कि इंसान को चाहिए होता है कि हम कुछ ज़िंदगी में, कॉज जो है वो बहुत अहम है। और मेरा ख़्याल ये है कि जो सलाहियतें अल्लाह ने आपको अता की हैं और जो मौक़े अल्लाह ने अता किए हैं, उसको किसी बड़े कॉज में, और ख़ास तौर पे अगर मैं उसका सिंपल सा ये कहूँ कि मटेरियलिस्टिक गोल्स से ऊपर की कोई चीज़, अगर हम कॉज डिफ़ाइन नहीं कर रहे कि वो कोई फ़लसफ़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक कॉज से, या अगर हम ये कहें कि पॉपुलैरिटी और वेल्थ और मटेरियलिज़म, इससे थोड़ा सा भी अगर ऊपर आ जाएं, थोड़ा सा भी ऊपर आ जाते हैं, तो आपकी वही सलाहियतें, वही मौक़े और एक वर्थ वाइल कॉज के साथ जुड़ गई, तो वो एक बड़ी
यानी इस अरेंजमेंट के अंदर आदमी, फिर ये इक्वेशन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। अब जितना ऊपर का कॉज होगा उतना आप और मतलब ऊपर होते चले जाएंगे। वो जाहिर सी बात है कि लोग मुख्तलिफ, जो उनको समझ आया है, हर इंसान ने जिस चीज़ को ठीक समझा है उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। जी। तो और ये पॉपुलैरिटी भी एक बहुत बड़ा ट्रायल है हमारी लाइफ में, मतलब किसी की भी लाइफ में, कि मतलब हमारा हमारा वो इमेज जो बहुत सारी वाह वाह सुनने से हमारा अपने बारे में बना है, क्या वो एक्चुअल सेल्फ है हमारी, या वो हमारी प्रोजेक्टेड सेल्फ है। तो ये प्रॉब्लम ये हुआ है कि इतनी ज़्यादा, बल्कि मुझे लगता है कि वाह वाह करना भी अब एक वो हो गया है, एक फील्ड हो गई है। And, लोगों को वाह वाह चाहिए होती है, लोग वाह वाह कराते हैं अपनी। लेकिन इंसान को ये, और फिर इंसान भी ना बहुत ऐसा होता है कि वो भी अपनी प्रोजेक्टेड सेल्फ से ही मिल रहा होता है, वो अपनी एक्चुअल सेल्फ से उसकी मुलाकात भी नहीं होती। वो ये सोचता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ की फ़िक्र, मैं कैसा हो गया हूँ के सवाल को दबा लेती है। मतलब मैं कैसा बन गया हूँ या मैं कैसा एक्चुअली हूँ, ये सवाल कहीं फ़ना हो जाता है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सवाल मतलब ओवर डोमिनेट कर लेता है हमारे शऊर को। तो और ये प्रॉब्लम है। सर आपने जो बात बताई है उसमें अब मेरे लिए जो चीज़ अभी तक कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ कंटिन्यू कर पाया हूँ, उसमें जो एक चीज़ मुझे जो सस्टेन कर पाई है, 2020 में मैंने एक वीडियो बनाई कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी शेयर करने को अपना मकसद नहीं बनाना। इट इज़ नॉट द फोकस ऑफ माई लाइफ। मैं चाहता हूँ कि मैं और चीज़ें बनाऊँ, और चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। मुझे इस चीज़ से बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं उसको कंटेंटमेंट एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन, खुशी एक तरीके की मिलती है कि मेरे जहन में जो विज़न थी वो मैंने मेहनत करके वो एक चीज़ बनाई है और आई एम प्राउड ऑफ दिस। और भले उसमें कोई एज सच कोई लेसन ना हो या कोई फ़लसफ़ियाना बात ना हो, लेकिन वो जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है वो मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ, चाहे वो फ़ोटोग्राफी हो चाहे वो वीडियो हो। तो एक चीज़ तो है कि मैंने भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, पैसा किया है, फेम की है, क्योंकि मुझे इतने 6 साल 5 साल होने वाले हैं यूट्यूब में, मेन स्ट्रीम यूट्यूब में। और मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ है कि जो मेजॉरिटी यूट्यूब से अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं ना, तो वो मासेस की गेम है। जितने ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू कि आप कितने पैसे कमाएंगे। और मैं अभी इस पॉइंट पे हूँ लाइफ में कि मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर लाइफ, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर पाऊँ। लेकिन उसमें भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि मैं जो ट्रेंड पे है वो मैं नहीं कर सकता। मैं एज अ क्रिएटर मैं नहीं चाहता कि मैं वो करूं। बहुत आसान भी है, व्यूज़ भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगेगा कि वो मैंने अपनी क्राफ्ट के साथ थोड़ी बेईमानी कर दी, या अपनी क्राफ्ट को मैंने थोड़ा सा उसको उसके साथ मैंने वो सिंसेरिटी निभाई नहीं। लेकिन यही सोच मुझे ना अक्सर काफ़ी वो भी कर देती है कि क्या मैं गलत ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ एक शॉट पे, अगर मैं ऐसे लाइट सेटअप करके ये सब चीज़ कर रहा हूँ, तो क्या इज़ दिस द राइट ऑडियंस? क्या ये बेहतर होता है कि मैं एक इंग्लिश चैनल बना लेता, एक ग्लोबल ऑडियंस होती? और मुझे ये चीज़ देख के ना बड़ा रश होता है। अब एक फ़ोटोग्राफ़र है, यूट्यूबर भी है, पीटर मैकेनन। उसको मैं बहुत टाइम, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया तकरीबन उसी टाइम पे उसने भी स्टार्ट किया था, तो मैं उसको शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। उसकी जब भी कोई खींची हुई तस्वीर सामने आती है इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसके खोल के कमेंट्स पढ़ता हूँ।
और वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई डीप या इंसाइटफुल कमेंट्स हैं, लेकिन वो तहजीब के दायरे के कमेंट्स हैं, वो कुछ तस्वीर के बारे में कोई क्रिटिक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक वैल्यूबल फीडबैक के आप दायरे में डाल सकते हैं। लेकिन जब मैं कोई अपनी कोई बहुत पसंदीदा खींची हुई तस्वीर उसको अपलोड करता हूँ तो बस 99% ऑफ द कमेंट्स आर नॉट अबाउट द पिक्चर। वो ऐसे ही कोई मजाक तफरी, कोई उसमें कुछ फ़नी नज़र आ गया या ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कभी कभी मेरा ये सोचता रहता हूँ मैं, और मतलब बस एक्शन नहीं लिया, लेकिन हज़ारों दफ़ा मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या इंग्लिश चैनल ही बना लेना चाहिए। इज़ दिस द, मुझे अल्लाह का, मैं नाशुक्री नहीं करना चाहता, मुझे बहुत कुछ मिला है इस चैनल से, इस ऑडियंस से, लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो है ना वो कुछ और एक्सपेक्ट करती है। जब वो यूट्यूब का बटन दबाते हैं या वो इंस्टाग्राम की ऐप खोलते हैं, दे एक्सपेक्ट समथिंग एल्स। तो ये चीज़ मुझे अक्सर ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये शायद हमारे माशरे की एक जनरल ओरिएंटेशन है कि यूट्यूब और शायद उसके साथ तफरी, हल्ला गुल्ला, इंटरटेनमेंट, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव बन गया कि भाई ये हमने तो खोला ही इसलिए था कि हम बोर हो रहे थे। हमने कहा चलें भाई ये देखते हैं, हमारी बोरियत ख़त्म हो जाएगी, टाइम पास हो जाएगा, तफरी हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस तरह मासस की एक जनरल ओरिएंटेशन हुई भी है और वो इसी तरह से चीज़ों को कर रहे हैं, तो अब वो कोई अच्छी काम की चीज़ को भी समझने और अप्रिशिएट करने या उसको रिव्यू करने, ये उसको नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। आ, लेकिन अब असल में किसी काम को करने या ना करने की वजह मेरे ख़्याल में ये नहीं होनी चाहिए कि लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं या लोग इसको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी काम को करने या ना करने की वजह ये होनी चाहिए कि मुझे ये काम ठीक लगता है और मैं समझता हूँ कि ये करने का काम है, और कोई इसको समझे या ना समझे, लेकिन मुझे चूँकि ये काम ठीक लगता है और मेरे ख़्याल में ये करने का काम है, लिहाजा मैं तो इसे करूँगा। और अब अगर इस काम के करने से मेरी दाल रोटी भी चलने लगेगी और मुझे कुछ और फ़वाइद भी हासिल होंगे तो ये एडिशनल बात है। लेकिन असल पॉइंट ये है कि मुझे ये काम, जब इस फील्ड में अपनी अगर बात करूँ, एजुकेशन की फील्ड में था, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को भी 23 इयर्स हो गए, मुझे इस फील्ड में 28 इयर्स हो गए। और जब मैं ये काम, हमने, पुरानी बात है ये तो, उस ज़माने में फ़ेसबुक और यूट्यूब वगैरह भी नहीं होता था, जब हमने ये सारी चीज़ें करते थे, लोगों को भी गैदर करना एक मुश्किल काम होता था। तो और उस वक्त बहुत सारे और चैलेंजेस थे कि आप इतना इस तरह के काम कर रहे हैं और आप सरवाइव भी करना है आपने। तो मेरी लाइफ में भी बहुत दफ़ा बड़े मुश्किल फ़ेज़ आए, मतलब पैसा वैसा नहीं होता था बिल्कुल, यानी आपके पास बिल्स अदा करने के लिए पैसे नहीं होते थे और आप ये काम कर रहे होते थे। तो चंद दोस्तों ने कहा यार इस काम में क्या रखा है, इसमें तो पैसे भी नहीं हैं। तो मुझे याद है, मैंने एक बात उस वक्त मैं समझा रहा था, मैंने कहा यार बात सुनो, मैं बताऊं ये काम जो है ना, अगर मुझे पैसे दे के भी करना पड़े ना तो मैं काम तो यही करूँगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पैसे देने नहीं पड़ते इस काम को करने के लिए, मुझे उल्टे मिल जाते हैं। कभी कभार नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, लेकिन अक्सर तो मिल जाते हैं, तो करूँगा तो मैं यही। यानी मैं बल्कि किसी जगह पे एक फोरम था और मैं उसमें ये बात डिस्कस कर रहा था कि असल काम वो है, अगर कोई तारीफ़ ना करे बल्कि लोग तंज करें, मलामत करें, मुखालफत करें और पैसे ना मिलें बल्कि माली नुकसान होने का ख़तरा हो, और इस सिचुएशन में भी आप जो काम करना चाहेंगे वो यकीनन कोई बड़ा काम होगा। मतलब वो आप समझ लें कि यार ये इतना, मतलब इसको अब इसको कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरे, मतलब मैं तो यही काम करना है। इतना आदमी दीवाना हो उस काम का और फिर उस काम में उसे समझ आए कि हाँ ये करने का काम है। मेरा ख़्याल है फ़ोटोग्राफ़ी जो है ना ये एक बहुत अहम काम है। मैं अगर पर्सनली आए, मेरी हमेशा मेरी मैं टेक्निकली फ़ोटोग्राफ़ी की कोई मुझे ट्रेनिंग नहीं है और मेरी कोई इतनी स्किल्स नहीं है, लेकिन जिस ज़माने में वो रोल डलता था, 36 तस्वीरें उससे निकलती थी और कैमरा अच्छा हो तो 37-38 भी निकल आती थी, पता नहीं कैसे निकलती थी, ये अगर याद होगा आपको। तो मैं तस्वीर
खींचने का मुझे शौक़ था और मैं तस्वीर खींचता था अभी भी, बल्कि मैं, अब बहुत कम होता है मैंने कभी किसी सिचुएशन में मैंने तस्वीर खींची, या मैं अमूमन फूल की या किसी पौधे की या किसी खूबसूरत मंज़र की तस्वीर खींच लेता हूँ, या सुबह की तस्वीर या शाम की तस्वीर, लेकिन वो मैं कहीं लगाता नहीं, कहीं मैं डालता नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि शाम में अपने बच्चों के साथ बैठ के मैं, अगर मेरा लैपटॉप है तो उस पर लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ देखो मैंने ये, तो मेरे जो ऑडियंस होते हैं वो घर के 4-5 लोग होते हैं, मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे, उनको, और ये भी मैं महीने में एक आध दफ़ा कि भाई ये मैंने एक तस्वीर खींची थी, इसमें मुझे ये चिड़िया नज़र आई थी या इसमें मुझे ये फूल नज़र आया था, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी खींची हुई तस्वीर मेरे 3 बच्चे और मेरी बीवी देख रहे हैं, और हम उस तस्वीर को खोल के लैपटॉप के ऊपर 5-10 मिनट तक बातें कर रहे हैं। तो एक तस्वीर जिसमें हमने 5 से 10 मिनट बातें की और सिर्फ 4 लोगों ने देख लिया, मेरा गोल अचीव हो गया, मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे ये भी नहीं है कि मैं रोज़ाना तस्वीर खींचता हूँ, तो हो सकता है 2 महीने बाद मुझे कोई ऐसी चीज़ समझ आए। एक दिन हमारे ओले पड़े, क्या नाम है, इस्लामाबाद में हम शिफ्ट हुए हैं, तो बड़े ओले, पूरी घास जो है उस पर वाइट वाइट भर गई उससे ना, ओलों से, सफ़ेद बर्फ़ के छोटे छोटी बॉल्स, बड़ा खूबसूरत लगा। मैंने उसकी फिर तस्वीर खींची, अच्छी तस्वीर नहीं आई मुझे, पता नहीं क्यों नहीं इतनी अच्छी आई, लेकिन वो फिर मैंने 2-3 दोस्तों से भी शेयर की कि यार यहाँ ओले पड़ते हैं तो ऐसा लगता है यार, हमें तो पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान की एक उसूली ज़िम्मेदारी ये है कि वो माइंडफुली ऑब्ज़र्व करे। एक प्रॉब्लम इस वक्त ये हुआ है इंसानों के साथ कि वो इतने ज़हनी तौर पे ऑक्यूपाइड हैं और इतनी माइंडलेस लाइफ गुजार रहे हैं कि वो कुछ ऑब्ज़र्व नहीं करते। वो एक्सीडेंटली किसी चीज़ को, मतलब वो, यानी मैं एक बड़ी अहम, कभी अक्सर मैं सोचता हूँ कि इंसानी माशरे को तारीख़ में पहली दफ़ा व्यूअर्स के नाम से कहा जाता है, कि मतलब who are they? We call them viewers, we call them audience, we call them viewers, they are viewers. So if they are viewers, तो लेकिन but they don't observe, they never observe anything mindfully. So they are viewers, and people generally यार, मतलब हम कहें कि जी पाकिस्तान, यानी लोग ये कहते हैं यार दुनिया की 7-8 अरब आबादी जो है वो पोटेंशियल व्यूअर्स है, लेकिन वो सारी की सारी, या उसमें अजीम अक्सरियत उस आबादी की मुशाहिदे की और जहन की हुजूरी के साथ, यानी माइंडफुलनेस के साथ मुशाहिदे की जो सलाहियत है उसको खो रही है। और ऐसी सूरत में मुझे ये महसूस होता है जब कभी कोई फोटोग्राफर किसी मंज़र की एक तस्वीर लेता है, तो वो उनकी जो अदम मुशाहिदा, यानी जो मुशाहिदे को छोड़ा हुआ उन्होंने, मुझे लगता है कि मुशाहिदे की अजीम इबादत को जो क़ज़ा हो गई है उसको अदा करने की एक सूरत क्रिएट करता है, एक इम्कान पैदा करता है। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पर आज सुबह जब सूरज तुलू हुआ होगा, तो आज तो संडे का दिन है, तो वैसे ही मेरा ख्याल है कितने 80-90% लोग तो उस टाइम सो ही रहे होंगे, और शायद ज़्यादा ही सो रहे हों, और अगर कोई जाग भी रहा हो तो उसको कुछ और काम करने थे, वो सूरज तुलू होने का मंज़र तो उसे नहीं देखना था। लेकिन अगर एक साहब निकले हुए थे और उन्होंने सूरज के तुलू होने के मंज़र को कैप्चर किया है 5-6 तस्वीरों में, और वो तस्वीरें एक ख़ास तरतीब से कहीं लगा दी हैं, तो ये जो फ़ोटोग्राफ़र साहब हैं इन्होंने 1.5-2 करोड़ इंसानों पर अजीम एहसान किया है कि देखिए, मुशाहिदे की जो अजीम इबादत थी, मुशाहिदे की जो अजीम सलाहियत थी जो अल्लाह ने आपको अता की थी, जिसको आपने कहीं मतलब नहीं कर रहे थे आप, तो वो फ़ोटोग्राफ़र ने निकाल के दिखाई है। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम डीपर लेवल पे जाएं ना, कि लोग मुशाहिदा क्यों नहीं करते, इसलिए कि लोग चमक दमक को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देखते नहीं है, वो चमक दम, वो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो सूरज तुलू होने का मंज़र है और उसी वक्त कोई ब्रांड न्यू कार जो है वहाँ से गुजरेगी, तो या कोई बहुत खूबसूरत वहाँ फूल खिले हुए हैं, वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा परिंदा बैठा हुआ है, वहाँ एक अमरूद का दरख्त लगा हुआ है जिसमें अमरूद
कुछ पक्के हुए हैं, कुछ कच्चे हैं। एक बिल्ली वहाँ से गुजर रही है, और वहाँ एक बादल हैं आसमान पे, आसमान का रंग बड़ा खूबसूरत सा हुआ हुआ है, बड़ी अच्छी सी फिज़ा है। और वहाँ पर एक ब्रांड न्यू गाड़ी गुजरती है, या वहाँ पर कोई साहब जो हैं कोई ब्रांडेड कोई घड़ी या जूता पहन के वहाँ से गुजरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग जिन्हें हम व्यूअर्स कहते हैं वो कुछ नहीं देख रहे। असल में चमक दमक ने उनको ब्लाइंड किया हुआ है। दे कैन नॉट सी एनी थिंग एल्स। मतलब दे कैन जस्ट सी, वो सिर्फ चमक दमक और सिर्फ लोगोस, वो तो चीज़ को भी नहीं देखते। वो ब्रांड, वो सिर्फ लोगोस, उसका जो वो है ना ब्रांड का जो निशान है वो उसे देखते हैं, वो उस पूरी चीज़ को भी नहीं देखते। मेरा ख्याल है कि शायद, मेरा अपना ख्याल है कि शायद अगर लोग आईफोन या कोई और ऐसी गैजेट से मुतासर होते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो सिर्फ उसके अंदर जो आईफोन की जगह है ना, जैसे हम मस्जिद के अंदर एक जगह देखते हैं, पूरी मस्जिद के अंदर एक मुकाम होता है जिसे महराब कहते हैं, जहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं, जहाँ पे वो सजदा करते हैं, और पूरी मस्जिद के सारे लोग जहाँ पे भी खड़े हों वो उस तरफ डायरेक्टेड होते हैं कि वो इस डायरेक्शन में हमें सजदा करना है, और हमारे आगे इमाम है और उसकी वो महराब है। मुझे लगता है कि जब लोग आईफोन उठाते हैं या कोई और गैजेट उठाते हैं तो उस पूरी चीज़ के अंदर जो महराब और वो सजदे का मुकाम है ना, वो जहाँ ब्रांड का इम्बोस हुआ हुआ है या इम्प्रिंटेड है ना, जो उसकी छोटी सी वो कोई उसकी कोई साइन बना हुआ है, कोई सिग्नेचर बना हुआ है, उसको चूमते रहते हैं, उसको पूछते रहते हैं। वो तो उस पूरी चीज़ को भी ऑब्जर्व नहीं करते। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई फोटोग्राफर कोई खूबसूरत सी तस्वीर खींचता है और वो लोगों को ये दिखाने में कामयाब हो जाता है कि देखा तुमने क्या नहीं देखा, देखा तुमने फिर क्या नहीं देखा, मतलब, तो मुझे लगता है कि ये एक, मेरा ख्याल है कि अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी अगर एक बामकसद फ़ोटोग्राफ़ी है, और ख़ास तौर पे वो वाली फ़ोटोग्राफ़ी जो चमक दमक को कैप्चर नहीं कर रही, मतलब मैं उसे चमक दमक कह रहा हूँ, यानी जो ग्लिटर को कैप्चर नहीं कर रही। मतलब आप कहें कि मैं जो आई डोंट कैप्चर ग्लिटर, आई कैप्चर समथिंग एल्स, आई डोंट कैप्चर दिस चमक दमक। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ, जैसे आपने कहा, मैं उसको वो नहीं करता, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तजस्सुसु, डोंट बी क्यूरियस। लोगों, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, वो हमारी सोसाइटी की ओरिएंटेशन ऐसी है कि वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर घुसने में, घुसना अच्छा लफ्ज़ नहीं है, मैं इतना, मेरा जज्बात ऐसे हैं कि मैंने, ये मेरी, मैं दाखिल होने का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये बात अगर मैं कहता कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में दाखिल होने में, लोग कहते हैं यार ये कुछ समझ नहीं आया। लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में घुसने में ना लोगों को बहुत ज़्यादा वो है, दे आर सो क्यूरियस। इसलिए जब आप, अगर फ़र्ज़ कीजिए अभी मैं मतलब मैंने तो खैर कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ अभी कोई वीडियो बने जिसमें सलमान साहब अभी नाश्ता घर में बन रहा है, बीवी से क्या बात कर रहे हैं, बच्चे से क्या बात कर रहे हैं, नाश्ता क्या कर रहे हैं, खाना क्या खा रहे हैं, और कोई ज़ाती पर्सनल नौयत की चीज़, और कपड़े ख़रीद रहे हैं या जो भी अल्लाह जाने जो भी चीज़ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा लोग वो क्यूरियस होंगे। इसी से तो मना किया है, ये आप क्यों कर रहे हैं मतलब, क्योंकि इसकी कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, यानी जो हमारा व्यूअर। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो काम है, जो सलाहियतें अल्लाह ने आपको अता की हैं और जो मौक़े अता किए हैं, इसमें इनको एक किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वही मकसद है जो मुझे आप बताइए कि उसको तलाश करने के लिए क्या क्या मैं करूं, क्योंकि देख आपने जो जवाब दिया है ना, उसमें उसके दो पार्ट्स हैं, एक है प्रोसेस ऑफ क्रिएशन और एक है शेयरिंग। प्रोसेस ऑफ क्रिएशन तो मैं आज भी उतना ही इन्जॉय करता हूँ जितना मैं पहले दिन करता था। मैं जब किसी नए शहर जाता हूँ और कोई मतलब कोई भी ऐसे शहर जाता हूँ जहाँ आप वॉक कर सकते हो, वॉकेबल सिटी हो, तो मैं अभी भी अपनी बेगम से बात करता हूँ तो ये कहता हूँ कि ये जो फ़ोटोग्राफी मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए थेरेप्यूटिक है। बहुत कम ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में जिनको मैं थेरेप्यूटिक कहता हूँ। मुझे बस उस वक्त जो जॉय फील होता है, उस वक्त ना वो तस्वीर किसी के साथ शेयर हो रही है, ना कोई उस पर वाह आ रहा है, ना कोई उस पर दिल बना रहा है, बस मुझे वो पूरा प्रोसेस बहुत इन्जॉयबल लगता है। लेकिन जितनी भी मैंने आपको वो बताई हैं अपनी कंसर्न्स,
शिकायत वो शेयर करने के बाद शुरू होती हैं। तो मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उसके साथ उसको अपना पॉइंट बताने के लिए मैंने ये बोला कि आप है तो ये मेरे लिए एक तरीके का बिज़नेस भी है। तो मैंने उसको ये बोला कि एक मार्केट में जहाँ पे सिर्फ लोगों को फास्ट फूड खाना है, वहाँ पे आप एक सैलड बार या एक हेल्दी फूड की ऑप्शन खोलेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। बेहतर ये नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह पे जाके खोलें जहाँ उस तरह की चीज़ की डिमांड भी हो। और इसी वजह से ना मैं इसी सवालों के साथ उलझता रहा। उसके बाद मैंने कुछ महीना पहले एक वीडियो बनाई कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने में 5 साल लगे। और इस पूरे प्रोसेस में मैंने ये सीखा है कि आपका जो पैशन है ना, वो आपको सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि वो आपका पैशन है। अगर उसके साथ कोई और चीज़ जुड़ गई कि इससे मेरी वाह वाह होती है, या इससे मेरे घर के बिल पे होते हैं, या इससे मैं एक अच्छी गाड़ी ले लूँगा, तो वो चीज़ ना आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगी। तो मैंने वो वीडियो में बेसिकली ये कहा कि मैं अपने आप को 5 साल दे रहा हूँ कि यूट्यूब दोबारा मेरी हॉबी बन जाए और मेरा प्रोफेशन कुछ और हो जाए, ताकि मैं इसको उसी तरह एंजॉय कर सकूं जिस तरह मैंने जब शुरू किया था तब करता था, जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 300-400 व्यूज़ भी आते थे तो वो ऐसा लगता था। अब एक तरीके का ना आपके अंदर एक डिवाइड क्रिएट हो गया है, एक बिज़नेस भी है और अंदर एक आर्टिस्ट भी है। आर्टिस्ट ये कहता है कि मैं वो बनाऊंगा जो मेरा दिल चाहेगा, मुझे अपनी विज़न दुनिया को दिखानी है। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो ये कह रहा है कि वो दुनिया को, हमारी सोसाइटी को देखना ही नहीं है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब दबाया है उनको कुछ और देखना है। तो ये तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जब टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो टाइम में तुम कुछ और बेहतर कर सकते थे। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं मेरे अंदर। ये तो बहुत मुबारक बात है, बहुत मतलब अच्छी बात है कि मतलब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो तो परेशानी की बात है। जी। एक परेशानी वो होती है जो अच्छी होती है हम्म। कि मतलब अल्लाह का शुक्र है कि जहन में ये सवाल ज़िंदा है और हम्म। इस तरह से आप सोचते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। ये प्रॉब्लम आदमी एक मकसद के लिए या कोई अपनी कोई सोच के साथ काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो वो अब उसे सरवाइव मतलब अपनी दाल रोटी और अपनी हम्म। अ, ज़िंदगी को, ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त भी करना है। तो हम्म। ये एक चैलेंज होता है इसमें। बहरहाल इसका फ़ैसला तो बहरहाल आप ही करेंगे, लेकिन हम्म। मैं इस पे बहुत मतलब इस पे अप्रिशिएट करूँगा कि ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सवाल आपके ज़हन में है। हम्म। और जहाँ तक ये वाली बात है ना कि हम हमारी ज़िंदगी में कमाने का प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, अगर हम हम्म। आपकी बात, आपका तो सवाल दूसरे अंदाज में, मैं जी। अपनी मर्ज़ी का सवाल आपकी बात से खुद ही निकाल के, मतलब बजाय इसके कि मैं जी। आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं अपनी मर्ज़ी की हम्म। हमारी ज़िंदगी में कमाने के प्रोजेक्ट कितना होना चाहिए, ये हमारी तवानाई, हमारा वक्त, हमारी सलाहियतें, उसका कितना परसेंट, अगर यानी ये भी एक सवाल है जो इंसान को सोचना चाहिए कि मेरी एनर्जीज़ और मेरा टाइम और मेरी सलाहियत कमाने के गोल को अचीव करने के लिए कितनी कंज्यूम हो और हम्म। कुछ और के लिए कितनी अवेलेबल रहे। तो या हम्म। तो मैं समझता हूँ कि इस सवाल को भी एड्रेस करने से पहले ना हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी कितनी सिंपल हमने की है, हमने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कितना हम्म। इंटेंशनली कंट्रोल किया है। हमने अपने जिसको मैं कहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन हम्म। दोनों में फ़र्क है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कुछ और चीज़ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ और चीज़ है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे बहुत बढ़ गए हैं ना, मतलब चीज़ें ख़रीदना, चीज़ें हम्म। मतलब बहुत ज़्यादा कमाने, ज़्यादा ख़रीदने की कैपेसिटी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जुड़ी हुई है। जी। और खुश रखने, खुश रह सकने, ताल्लुक़ को एंजॉय करने और मुतमईन हो जाने, हम्म। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है।
तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारी इनकम के बढ़ने से बढ़ने नहीं चाहिए। हम्म, इनकम के बढ़ने से हमारा खैर के काम में या किसी मकसद में हमारी ये कैपेसिटी बढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने ठीक है अब मुझे कुछ पैसे दे दिए हैं, अब मैं वो वाले प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ जो मैं हम्म, पहले सोचता था कि करूँ लेकिन उसके लिए मेरे पास फंड्स नहीं थे। अब हम्म, मैं उन वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मेरे पास रिसोर्सेज हैं हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी अपनी जो लाइफ है, मतलब हो ये रहा है कि अगर हमारी अर्निंग जो है वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा देगी। हम्म, पहले आपका जनाब जब आपके पैसे आपको कम मिलते थे तो आपको कम पैसे में आपका गुजारा हो जाता था। हम्म, आपके पूरे घर की पूरे दिन की जो एक एक वक्त की मील कॉस्ट थी वो कम थी। अब आपके इतने पैसे आपको अल्लाह ने दे दिए हैं, अब उससे हुआ ये कि घर की जो मील कॉस्ट है या किचन कॉस्ट है वो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। हम्म, और अपनी चीज़ें पहले मतलब अब हम्म, हम्म, बाल कटवाने के ऊपर ही लाखों हज़ारों रुपए खर्च हो रहे हैं। या हम्म, पहले साल में जितने कपड़े यानी आदमी को एक सवाल है कि मेरी हम्म, शर्ट को कितने पैसों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जी, ये फैसला मतलब मेरे मेरे जूते को या मेरी मेरी शर्ट या मेरे ट्राउज़र को हम्म, मेरे पास भले जितने भी पैसे हों मेरी ट्राउज़र को इतने पैसों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये जी, फ़ैसला जो है ना ये इंसान ने खुद करना है। हम्म, और जब वो ये फ़ैसले करता है ना तो फिर उसका जो कमाने का प्रोजेक्ट है ना आसान हो जाता है, काफ़ी हम्म, चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। फिर हम्म, वो फिर वो ज़्यादा कमाना भी ना फिर एक उसके अंदर फिर एक मैं बड़ी अहम बात ये कहूँ कि आ, फिर अगर वो ज़्यादा कमा रहा है ना तो हम्म, वो भी एक कॉज हो गया। वो अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग कर रहा है, मतलब उसकी अर्निंग जो है वो एक तरह की अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट्स या अपने ही कुछ विजनरी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग की एक सूरत हो गई। यानी जी, हमारी जो अर्निंग है वो हमारे किसी कॉज बेस्ड प्रोजेक्ट्स की फंड रेजिंग है, हम्म, या हमारी अर्निंग जो है वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की मुसलसल जो है वो स्पॉन्सरिंग है। हम्म, मतलब एक हाई कांस्टेंट कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हमारी हम्म, जो अर्निंग है वो उसको दे रही है हम्म, सपोर्ट। क्या ये है या ये वो है? मेरी मेरी बात समझ रहे हैं मैं जी, क्या कह जी, रहा जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। इससे मिलता जुलता ना मेरा एक सवाल है हूँ? कि मैंने जब कमाना शुरू किया तो मेरे जहन में यही होता था कि यार बस इतना कमाऊँ तो ये चीज़ ख़रीद लूँगा, और इतना कमाऊँ तो फिर ये चीज़, इतना टाइम लगेगा तो ये चीज़ ख़रीद लूँगा, और वो सब मैंने किया। और मुझे इवेंचुअली फीलिंग यही आई कि ये एम्प्टीनेस है, इसमें कोई फुलफ़िलमेंट नहीं है। आपने एक तरह फुलफ़िलमेंट तो दूर की बात है, एक तरीके का फिर आपको अफसोस होता है कि मैंने इतने महीने लगाए और बस ये चीज़ यही है, बस इसमें इतना ही था। लेकिन अभी भी अब मैं जिस स्टेज पे हूँ लाइफ में, मैं यही सोचता हूँ कि कमाना मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत बेतहाशा कमाना है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि भाई आप अगर इतने पैसे कमा लें तो आप क्या ख़रीदेंगे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। बस यही होगा कि मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक कंफर्टेबल लाइफ दे पाऊँ, उनको किसी चीज़ की महरूमी ना हो। तो मतलब सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, और पैसों की जो रेस है वो तो उसी स्पीड से चल रही है। ये भी एक अच्छा सवाल है। असल में कंफर्टेबल लाइफ और हम्म, मीनिंगफुल लाइफ एक चीज़ नहीं होती। हम्म, और हमारी फैमिली की बेहतरी इसी में है कि उसकी लाइफ में कुछ यानी कुछ टफ सिचुएशंस मौजूद रहें। हम्म, यानी अ, मतलब कितनी आसानी जो है वो ठीक है हम्म, और उससे ज़्यादा की आसानी ठीक नहीं है। तो ये हम्म, फ़ैसला भी हमें करना है हम्म, कि मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली को हम्म, बस इतनी आसानी ठीक है, इस हद तक की आसानी ठीक है, उससे ज़्यादा की आसानी ठीक नहीं है। हम्म, तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंट्रोल करना मेरा ख्याल है बहुत अहम बात है। हम्म, अच्छा, जो सलाहियतें आपके पास हैं ना, मैं इसमें एक चीज़ और समझता हूँ कि देखिए जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है ना ये तो गॉड मैन बीस्ट किसी के काम का
यानी आदमी तैयार नहीं करती। मतलब जो कुछ भी ये दे रही है हमारी फॉर्मल एजुकेशन, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेरा ख्याल है थोड़ी सी भी समझ रखने वाला आदमी ये समझ लेगा कि ये एजुकेशन ना तो जन्नत में जाने के लिए तैयार कर रही है और ना कॉर्पोरेट में जाने के लिए तैयार कर रही है, ये कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं कर रही है। ऐसे ही मतलब ये सिर्फ सीवी बनाने और इंटरव्यू देने की मशक पैदा करती है इंसान की, किसी भी मतलब अच्छा शौहर भी नहीं बनाती, अच्छी बीवी भी नहीं बनाती, अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं बनाती और जन्नत के काबिल भी नहीं बनाती ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। तो इस वक्त भी हमारी सोसाइटी में ये हुआ है कि बहुत से लोगों को लाइफ के बारे में और अपने बारे में अगर कोई वर्थ वाइल चीज़ समझ आई है तो वो फॉर्मल एजुकेशन के चैनल से नहीं आई है कि वो स्कूल गए थे, बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त समझ की, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो जी आपने क्यों कर रहे हैं, तो जी मैं सोशल स्टडीज़ में मैं बहुत अच्छा पढ़ता था ना, तो उसमें मेरे नंबर अच्छे आए थे, उससे मैंने ये चीज़ सीखी कि सोसाइटी को ऐसे करते हैं। तो ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा कि मैथमेटिक्स में पढ़ने की वजह से या साइंस पढ़ने की वजह से सोसाइटी में कोई ऐसी शुरू कर दी या अपनी लाइफ में कोई उसने अच्छी चीज़ शुरू कर दी। वो उसको फॉर्मल एजुकेशन से हट के ही कुछ और चीज़ों से समझ आया है और लोग इसी वजह से अब जो बहुत सी और चीज़ों की तरफ राग़िब हुए हैं वो या तो हल्ला गुल्ला और इंटरटेनमेंट की तलाश में राग़िब हुए हैं, और कुछ माइनॉरिटी ऐसी है जो सोचते हैं कि यार यहाँ से कोई अच्छी चीज़ सीख लो, कोई अच्छी चीज़ हासिल करो। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि एक काम जो बड़ा करने का है और वो हमारी मतलब हमारे माशरे को उन सवालों पर और उन मामलात पर सोचने की का मौका देना जिन पे हम सोचते नहीं हैं, और जो हमारे बड़े मतलब लाइफ के बड़े सवालात और मतलब इस तरह की कोई उनको मौका मिलना चाहिए। और अभी मतलब कोई बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, कोई बहुत अच्छी फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान देखता है कहता है यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त, हमने तो कभी ऐसे सोचा नहीं। तो जिसके पीछे एक मकसद हो, जिसकी एक बहुत एक, और ऐसे बहुत सारे मतलब काम हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं हमारे। आप देखिए कि हर घर में औलाद के साथ जो सलूक हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। बच्चों के साथ मदरसों में भी, सिर्फ मदरसों में बुरा नहीं हो रहा और सिर्फ स्कूलों में बुरा नहीं हो रहा, घरों में भी बुरा हो रहा है। मतलब उनका अपना बाप और उनकी अपनी माँ भी उनके साथ कोई मतलब मोहब्बत में भी उनको ख़राब कर रही है और वैसे भी ख़राब कर रहे हैं। मतलब ये जनरल सिचुएशन है। इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी प्रोडक्शंस, बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत सी ऐसी विजुअल कंटेंट और बहुत से ऐसी चीज़ें इनिशिएट हो सकती हैं जो कुछ इस हवाले से लोगों को समझ दें और जो रैट रेस है उससे बाहर निकलने की जुर्रत पैदा करें, कोई और ऐसी चीज़। मतलब ये काम तो बहुत सारे हैं, मतलब यानी ये अगर कहा जाए कि इसके अंदर मीनिंग को, मकसद को, एक नोबल कॉज को जोड़ना, ये तो मतलब जोड़ा जा सकता है। और उसमें हाँ ये ज़रूर है कि वो फिर एक सवाल पैदा होगा कि वो लोग कहाँ से आएंगे जो इसको बाय करेंगे, इसको इसको सुनेंगे, इसको देखेंगे। तो हाँ ये एक अलग सवाल है एक मुश्किल सवाल है। अच्छा, ऐसा प्रोफेशनली तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इसका मुझे तो यही सोल्यूशन समझ में आया है कि मैं प्रोफेशन और पैशन को अलग अलग कर दूं, ताकि मतलब दिल जो है मेरा वो यहीं तक इस काम के साथ जुड़ा हुआ हो कि मैंने अपनी पसंद की चीज़ बनाई, उससे आगे उसमें उसको 100 लोग देखें, लाख लोग देखें, उससे मेरी इमोशनल अटैचमेंट ना हो। एक और जो मुझे आपसे सवाल करना था, मैं आपके लेक्चर से ही सुना है कि अगर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम यही कहते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ। कभी इस तरह का इंट्रोडक्शन नहीं होता कि मैं एक अच्छा भाई हूँ या मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे कभी कभार समझने में मुश्किल होती है। ये बड़ी वेग चीज़ है कि अच्छा भाई क्या है, कौन है अच्छा भाई, या अच्छा शौहर क्या है। और अगर मुझे अच्छा भाई बनने के लिए अच्छे शौहर वाले डिपार्टमेंट को थोड़ा वो करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों मुझसे इक्वल वो मांग रहे हैं, या अच्छा कभी कभी घरों में ऐसा होता है कि अच्छा बेटा बनने के लिए आपको थोड़ा अच्छा मियाँ बनने का थोड़ा वो उस
थोड़ा उनको बोलना पड़ेगा कि अभी आप मान जाएं, वो मसला हुआ है ये वो। तो क्या इन सब चीज़ों को एक साथ जगल करने का नाम है कि आप अच्छा हैं, या एक अच्छा रिश्ता निभाने का क्या है, वो क्राइटेरिया क्या है कि हाँ मैं यहाँ पे अपने दिली उसके कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हाँ मैं तो अच्छा भाई हूँ, अच्छा शौहर हूँ, या अच्छा दोस्त हूँ। हम्म। हाँ, ये असल में रिलेशनशिप्स जो हैं हम्म। वो किसी फॉर्मूले से गवर्न नहीं होते हैं। मतलब कोई फार्मूला नहीं होता कि बस ये फार्मूला अप्लाई करें, बस ये करें हम्म। और आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। हम्म। ऐसा ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए हर इंसान मुख्तलिफ है। मुमकिन है कि जिस अंदाज से आप एक एक साहब के साथ पेश आए और आपका ताल्लुक उस वजह से अच्छा हो गया कि आपने ज़रा एक फ्रैंकनेस, या आपने ज़रा हम्म। हंसी मजाक कर लिया, बिल्कुल वही अंदाज किसी और के साथ इख्तियार करने से हो सकता है कि वो उसे पसंद ना आए और आप कहें हम्म। कि यार ये फार्मूला उधर लगाया तो बात ख़राब हो गई, ये फार्मूला उधर लगाया तो बड़ा सेट हो गया। हम्म। तो इसका इम्कान मौजूद होता है। हिकमत जो है वो इसी चीज़ को कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हिकमत सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए चाहिए वो हम्म। ताल्लुक़ को खूबसूरत बनाने के लिए चाहिए। और ताल्लुक़ की जब हम बात करते हैं तो ताल्लुक़ क्या है, तो मैं हम्म। ये समझता हूँ कि कोई इंसान, ताल्लुक़ ये है कि जिससे मेरा ताल्लुक़ है वो ये महसूस करे कि मैं उसे समझता हूँ, और मैं उसको उसको उसकी वल्नरेबिलिटीज़ और उसकी गलतियों को भी जानने के बावजूद उससे बदगुमान नहीं हुआ हूँ, हम्म। उससे खिंचा नहीं हूँ। मतलब मैं उसे ओन करता हूँ। मतलब हम्म। ये जो एक एहसास, अपनाइयत का जो एहसास है ना, कि तुम जैसे भी हो मेरे हो, हम्म। मैं तुम्हें ओन करता हूँ। तुम्हारी मतलब तुम्हारी बदतमीज़ी भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। ये जो ताल्लुक़ है ना, ये एक गैर मामूली ताल्लुक़ है कि बहन है या भाई है या वालिद है या वालदा, ये जो फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं ना, हम्म। और इसमें बीवी भी है, मतलब ठीक है बस हम, लेकिन ये जो ताल्लुक़ है ये बड़ी इस वक्त हमारी सोसाइटी में कहीं कहीं ये ताल्लुक़ किसी किसी इंसान के पास किसी दोस्त की सूरत में अवेलेबल है। हम्म। दोस्त की भी जो का जो कभी जो मामला है ना, वो बहुत तबाह हुआ है। मैं समझता हूँ 30 साल पहले, 25 साल पहले, बल्कि मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ कि हमारी जो दोस्तियाँ होती थी और जिस तरह के दोस्त होते थे, हम्म। मुझे अभी बहुत से नौजवानों पे तरस आता है कि वो जिसे अपना दोस्त कह रहे हैं उससे इतनी तकल्लुफ़ और इतनी, मतलब वो तो बड़े फासले पे खड़े होकर उसको दोस्त कह रहे हैं। हम्म। और वो तो अपने दोस्त को ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना वो मतलब वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहा, और वो उसके लिए कुछ, अगर उसे कोई मसला होगा तो ये उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, हम्म। इसे कोई मसला होगा तो वो उसके पास नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन वो एस्यूम कर रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है। वो तो वाकिफ़ कार को दोस्त समझने का, हम्म। मतलब एक्वेंटेंसशिप को फ्रेंडशिप समझ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हम्म। दोस्त बहुत ही किसी किसी के पास एक सच्चे और अच्छे दोस्त का जो रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी है, हम्म। तो ये एक्सपीरियंस हासिल है उसे। लेकिन होना ये चाहिए, इंसान की नफसियाती ज़रूरत ये है कि उसकी फ़ैमिली में जो लोग हैं, ख़ास तौर पे वालदेन, बहन भाई, बीवी, बच्चे, इनके साथ ताल्लुक़ इतनी गहराई में जाए। और लेकिन जब अच्छा, अब इसकी भी बहुत आगे लेवल्स हो सकते हैं, किस हद तक हम्म। जा सकता है, कितना जा सकता है। तो एक अम, बिल्कुल बेसिक लेवल अगर मैं ये कहूँ तो वो ये है कि हम एक दूसरे को समझ सकें हम्म। और हम एक दूसरे को समझने में इंटरेस्टेड हों और बदगुमान ना हों, दूसरे से नाउम्मीद ना हों, हम्म। और दूसरे को जो महसूस करें कि मतलब दूसरा ये महसूस करे कि हाँ, मतलब मुझे मतलब एक साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता हो। अ, जो फैमिली लेवल पे रिलेशनशिप्स हैं उसमें हाइड करना, अ, मतलब हाइड करने की ज़रूरत महसूस ना हो। अब हम्म। यानी कुछ हाइडिंग की ज़रूरत महसूस ना हो कि मैं ये छुपाऊँ, मैं वो छुपाऊँ।
बल्कि अगर कभी हाइड किया जाए तो उसके पीछे कोई बहुत नोबल रीज़न हो कि, और बहुत ही कोई, यानी कोई ऐसी चीज़ के भाई एक इसको बताएंगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी, तो इस वजह से इस चीज़ को चलें, वालदा को नहीं बताना कि ये मसला हो गया था, या मेरे साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो ये वालदैन को बता दोगे तो वालदैन परेशान हो जाएंगे, तो नहीं बताना कि मेरे साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था। अदरवाइज़ अपनी चीज़ों को बड़ी ओपन है, बड़े जेन्युइन है। तो ये जो चीज़ है ना कि मतलब ताल्लुक़ फैमिली लेवल पे जो ताल्लुक़ है ना, वो इंडिविजुअल सेल्फ को और कलेक्टिव सेल्फ को, मतलब यानी जैसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी कि, और ये तो खैर बहुत ही बड़ा विज़न था, ये तो इस वक्त, यानी वो जो विज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वो इस वक्त 4-5 लोगों की फैमिली में अचीव करना मुश्किल हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक विज़न ये दिया था कि पूरी मुस्लिम उम्मा, द एंटायर मुस्लिम उम्मा इज़ लाइक अ बॉडी, और आपको दुनिया में कहीं भी मुसलमान को तकलीफ़ हो रही हो तो आपको ऐसा लगे जैसे मेरे हाथ में पिन चुभी है, या मेरे पाँव में तकलीफ़ हुई है, या मेरी ये यानी मैं ही हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि जो मेरी कलेक्टिव सेल्फ है, यानी एक इंडिविजुअल सेल्फ है और एक कलेक्टिव सेल्फ है, यानी एक एक वी कॉन्शियसनेस है और एक आई कॉन्शियसनेस है। तो जो फैमिली, ये तो अभी 1.8 बिलियन या 1.7 मिलियन मुसलमानों में तो अभी आप छोड़ दें, मैं तो मैं सिर्फ 5 जो लोग हैं, जो घर के 4-5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो अगर ये वाली बात कि कितनी दफ़ा मुझे मैं के फ्यूचर का ख्याल आता है और कितनी दफ़ा मुझे वी के फ्यूचर का ख्याल आता है, मतलब अपने फ्यूचर के लिए आई कॉन्शियसनेस और अपने फ्यूचर के लिए वी कॉन्शियसनेस, अपने मतलब मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट्स क्या हैं, मेरी पैशन क्या है, हमारे पैशन, हमारा कोई कलेक्टिव पैशन है, हमारी कोई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारा कोई कलेक्टिव अपने फ्यूचर के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग है, हमारी कोई कलेक्टिव, और ये उस वक्त बनती है हमारी जो जब पर्सनल टाइम को गार्ड करने, पर्सनल स्पेस और पर्सनल टाइम को गार्ड करने की फ़िक्र कलेक्टिव टाइम और कलेक्टिव स्पेस को बचाने से ज़्यादा हो जाए। यानी बस मी टाइम, मतलब जनाब अब वो होता ही है कि आप फैमिली उस वक्त बनती है जब आप कॉमन टाइम, कॉमन स्पेस, कलेक्टिव टाइम को मैक्सिमाइज़ करते हैं। और कलेक्टिव टाइम को हमें बढ़ाना है, कलेक्टिव स्पेस को हमें बढ़ाना है, इंडिविजुअल टाइम और इंडिविजुअल स्पेस को ख़त्म किए बगैर। जो जस्टिफाइड रीजनेबल स्पेस फॉर इंडिविजुअल टाइम है वो भी है, लेकिन कलेक्टिव एक्सपीरियंस भी है। अभी प्रॉब्लम ये हुआ है, इंडिविजुअलिज्म इतना ज़्यादा है कि कोई इंसान किसी इंसान को वो नहीं चाहता कि वो उसके ऊपर हाथ रखे, बिल्कुल नहीं चाहता। यानी अब एक शादीशुदा जोड़ा जो है वो रात में बाहर निकल रहा है अपने घर से, तो अगर उनकी अम्मा कहें रात के 12 बजे ऐसी अचानक तैयार होके निकल रहे हैं, तो अम्मा ने आवाज़ दी, बेटा ये मेरी चांद सी बहू को कहाँ लेके जा रहे हो, दुल्हन को रात के 11-12 बजे, वेयर आर यू गोइंग? तो ये सवाल इन दोनों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और कितना बुरा लगेगा? अच्छा, अगर एग्जैक्टली यही सवाल, अब अच्छा ये इन्होंने बुरा मनाया और इन्होंने अजीब से तरह से देखा और कोई जवाब नहीं दिया और निकल गए। थोड़ी देर के बाद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक तस्वीर पोस्ट होती है जिसमें ये दोनों समंदर के किनारे खड़े हुए या किसी जगह पर आइसक्रीम कोन खा रहे हैं, और वहाँ पर इससे भी ज़्यादा सख्त सवालात अजनबियों ने किए हैं, कहाँ घूम रहे हैं, जिसको ये नहीं पता कि ये साहिबा इनकी वाइफ हैं, उसने तो ये कह किन के साथ घूम रहे हो, किसी ने कुछ बोला, किसी ने इनके लिबास पे बोला, किसी ने आइसक्रीम, अच्छा आइसक्रीम में तुम्हें चॉकलेट पसंद है, तुम्हें वो पसंद है, ये उल्टी सीधी हरकतें। और ये मतलब अजनबी को ये सारे क्वेश्चंस इंजॉय, मतलब इस पे खुश हो रहे हैं, देखो इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये पता नहीं कौन है, ये वही होगा, अच्छा ये वो होगा, ये शायद वो है, मतलब बहुत सारे कमेंट करने वालों को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे, कुछ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और वो 300-400 लोगों ने उल्टी सीधी खराफात बोली। लेकिन माँ ने जो सवाल किया था ना, बेटा रात के 12 बजे मेरी चांद सी दुल्हन को, मतलब ये नई नई दुल्हन है, कहाँ लेके जा रहे हो? तो ये सवाल बहुत बुरा लगा था और ये बहुत गिरा गुजरा था। लेकिन इससे ज़्यादा सख्त कमेंट्स
मतलब, और माँ को नहीं पता अभी भी कि ये गए कहाँ हैं, लेकिन 450 लोगों को पता है कि ये इस वक्त कहाँ हैं, इन्होंने वहाँ वो चेक इन किया है, और वो सबको पता है। बल्कि हमेशा ता क़यामत जो भी वहाँ पहुँचेगा उन्हें पता लगेगा कि इस जगह पर ये दोनों मोहतरम और मोहतरमा तशरीफ़ लाए थे, इस आइसक्रीम पार्लर में, और इस जगह से ये गुजरे थे। माँ को नहीं पता कि ये दोनों वहाँ गए थे, फ़लाँ जगह आइसक्रीम खाने गए थे। ये जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है ना, ये मतलब हमारी सोसाइटी का डायलेमा है। मतलब हमने बस फेम को रिलेशनशिप पे फोकियत दी है। तो हमने इमेज को जेन्युइननेस, मतलब जेन्युइननेस को इमेज पे कुर्बान कर दिया है। मेरी बात समझ आ रही? बीइंग जेन्युइन। और हमारा इमेज, हम यानी हम और हमारा इमेज एक चीज़ थोड़ी होती है। मतलब मेरी बात समझ आ रही? मेरा मतलब इस कॉन्वर्सेशन से ना मुझे एक टर्म होती है कि आई फील अटैक्ड, तो वो मुझे मतलब आपको परेशान तो नहीं करती है? नहीं नहीं, मैं वो वाली बात पे नहीं, वो आइसक्रीम वाली बात पे नहीं। अब जैसे मेरी तबीयत है ही ऐसी, कैमरे पे जो लोग मुझे देखते हैं उनको, जब मुझे रियल लाइफ में मिलता है उनको यकीन नहीं आता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं खामोश तबीयत हूँ। मुझे कुछ कुछ लोगों से ओपन अप होने में हफ्तों महीनों लग जाते हैं, और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मैं किसी से मिलूं और पहली मीटिंग में मैं उनसे बातें करने लगूं। वरना 99% ऐसा ही है कि, या कुछ कुछ लोगों से तो सारी अभी तक मतलब रिश्तेदार हैं, लेकिन ताल्लुक़ है, हर चीज़ है, लेकिन वो बात नहीं हो पाती। तो मैं किस तरह ऐसा ताल्लुक़ बनाऊं? अब मैं, रिश्ता है, ताल्लुक़ है, दोस्त हैं या कोई भी हैं, अब पीपल स्किल ज़ीरो हैं। और कई कई दफ़ा तो मुझे वाकई ऐसा होता है कि अगर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनसे मुझसे बात नहीं हो पा रही, उनसे किसी भी वजह से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती, कोशिश भी की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हुआ, तो जब मैं वापस घर आता हूँ तो मुझे वाकई थोड़ा सुकून मिलता है कि अब अपनी जगह पे आ गए हैं, अब बात नहीं करनी है, अब मैं अपने अपने सोच के साथ टाइम गुजार सकता हूँ। लेकिन कुछ कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मैं मिलता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि अच्छा अच्छा हुआ मैं गया, मैंने टाइम निकाला, और ये जो भी इनसे मीटिंग हुई है इसमें मतलब मैं रिचार्ज होके वापस घर आया। तो अब इंट्रोवर्ट्स क्या करें जो मतलब तबीयत ही ऐसी है उनकी कि नहीं हो रहा। मेरा तो इंडस्ट्री में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ रही है वो यही है कि लोग कैमरा पे देखते हैं बाकी फेलो यूट्यूबर्स, उन वो तो कैमरा पे तो चुप रहने वाले पार्ट में काट देता हूँ, तो उनको लगता है ये बहुत बोलता होगा। जब वो रियल लाइफ में मिलते हैं तो उनको लगता है कि इसमें तो बहुत एटीट्यूड है और ये तो बहुत एरोगेंट है। अब असलियत तो यही है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करनी है। हाँ, बस मेरा ख्याल है कि हमारी उसूली ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि हम जिससे मिलें बहुत बातें करें, लेकिन हमारी उसूली ज़िम्मेदारी कम से कम दो तीन है। नंबर वन, हम उसका भला चाहें। मतलब हम, हमारे दिल में हर इंसान के लिए हम जा रहे हैं कि अल्लाह खैर करे, बस ठीक है, अल्लाह बेहतर करे, जो वो चाह रहा है अल्लाह अल्लाह उसके लिए आसानी करे, हम उसका भला चाहें। और उसका भला चाहने की जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है, उस अ, तरीक़े का नाम है अस्सलाम वालेकुम। यानी यानी हाउ डू यू एक्सप्रेस दैट यू रियली वांट समवन, मतलब यू आर अ वेल विशर, तो वो अस्सलाम वालेकुम, वो तुम्हारे ऊपर, तुम सेफ रहो, सिक्योर रहो, तुम ब्लेस्ड रहो, तुम्हें खैर और बरकतें तुम्हें हासिल हों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रॉम इनसाइड, यानी ठीक है, वो जो भी इंसान है, बस अल्लाह उसके लिए आसानी करे, और बस अल्लाह उसके लिए आसानी करे, बस ठीक है। और ज़बान से सलाम में पहल, ज़बान से सलाम में पहल जो है, वो बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि तकब्बुर का शाफ़ी और काफ़ी इलाज है सलाम में पहल करना। यानी वो इंसान जो सलाम में पहल करने को अपने ऊपर लाजिम कर ले,
वो तकब्बुर उसके अंदर मतलब नहीं रह सकेगा, मतलब वो तकब्बुर ग्रेजुअली उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ये आसान काम ही नहीं है कि आप सलाम में पहल करें जाकर। और अगर उसके साथ ये वाली चीज़ हो जाए कि मेरा सलाम जेन्युइन है तो वो उस वक्त होगा, अदरवाइज़ फिर वो कौल और अंदर और उसमें एक मुनाफिकत होगी कि भाई आप मुझे जहर लग रहे हैं और मैंने कहा यार इसको सलाम कर लूँ तो ज़रा मेरी हेलो हाय हो जाएगी, तो मैं गया हेलो हाउ अस्सलाम वालेकुम, तो लेकिन अंदर से मैं आपको पसंद नहीं करता, मेरे आपके लिए अच्छे जज्बात नहीं हैं। तो एक चीज़ कि मैं दूसरे का भला चाहूँ, दूसरे ये कि सलाम करूँ, और तीसरी चीज़ ये कि उसके बारे में कोई जजमेंटल ना हूँ, उसके बारे में कोई बुरी, मतलब एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम बहुत जजमेंटल ऑब्सेशन है, लोगों को जज करते हैं, उसी वक्त एक कैटेगरी में डालते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये यूँ है, ये वो है। तो बस इसको मतलब कहें ठीक है, हम लोगों से मिलते हैं, जैसे वो एक बड़ी आम बात है, लोग पूछते हैं कि आप उनसे मिले थे, आपकी क्या ओपिनियन है, तो मैंने कहा मैं ओपिनियन बनाने के लिए नहीं मिला था, और मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि मतलब मैं अगर बहुत ज़्यादा भी मिलूं तो भी मुझे अंदर से शर्मिंदगी होती है कि मैं इस आदमी के बारे में ऐसी पुख्ता ओपिनियन क्यों बना रहा हूँ। मतलब ये कोई, मतलब अगर मैं इंसाफ के साथ देखूं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं वो होगा, मतलब मैं क्यों ये तुला हुआ हूँ कि उसके बारे में कोई फिक्स्ड फर्म जजमेंटल ओपिनियन फॉर्म करनी है, और ना सिर्फ ये करनी है बल्कि पास ऑन भी करनी है, ये ज़रा ज़्यादती का लेवल। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम इतना करें दैट्स इट, हमसे, और हम ताल्लुक़ को कटने ना दें। अब एक भाई है या एक बहन है या हमारे रिश्तेदार हैं, और वो बस ठीक है, मतलब रिलेशनशिप को एक मिनिमम, ये मिनिमम लेवल है जिसके ऊपर अगर हम खड़े हैं तो ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम इससे नीचे आए हुए हैं, इससे बहुत नीचे आए हुए हैं, मतलब सोसाइटी एज अ सोसाइटी, मतलब जो हमें अ, जिसके साथ मज़ा आता है या जिसके साथ काम है या जिसके साथ मिलने में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है या कोई और फ्यूचर का कोई फ़ायदा है, उससे मुलाकात करते हैं, दैट्स इट। अब आई कम्प्लीटली अग्री विद व्हाट यू सेड, लेकिन कुछ तो ताल्लुकात ऐसे होते होंगे जो आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये मेरी ज़िंदगी में सिर्फ टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी लाएंगे। तो मुझे, मतलब मैं इस एज अ पर्सन मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं रखता कि आपको किसी से बिल्कुल ही कट ऑफ कर लेना चाहिए। मैं बस मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मुझे किसी से बिल्कुल ही ख़त्म करना है ना, तो बस सलाम दुआ और अल्लाह हाफ़िज़। तो ये पहचाना कैसे जाए कि इन साहब से, इन साहिबा से बेहतर यही है कि मैं जितना कम इन्वॉल्वमेंट रखूं उतना मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, टॉक्सिसिटी कम होगी, नेगेटिविटी कम होगी, और बस मैं थोड़ा दूर रहूं। ये तो खुद ही इंसान को सेंस हो जाती है, बच्चों को भी सेंस हो जाती है, छोटे से 4 साल 3 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, एक आंटी आई घर पे, चलो भाई इन्हें सलाम करो, आंटी को उसने सलाम किया बच्चे ने, आंटी ने उसका हाथ पकड़ लिया, ज़बरदस्ती उसको गोद में बिठा लिया। आंटी ने उस बच्चे से नहीं पूछा है क्या मैं आपको गोद में ले सकती हूँ, और अब बच्चे ने हाथ मिलाया था तो आंटी हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, आंटी ज़बरदस्ती प्यार किए जा रही थी बच्चे को। बच्चा बहुत उसे मुश्किल हो रही है, यार ये मुझे क्यों प्यार किए जा रही हैं, क्यों मुझे छोड़ नहीं रही, और अजीब सा इन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ है, मैं इनकी गोद में बैठा हूँ, मुझे तो परफ्यूम भी अच्छा नहीं लग रहा आंटी का। और वो मतलब, और फिर अब वो मज़ीद, अच्छा तुम्हें 2 का टेबल याद है, तुम्हें ये याद है, तुम्हें वो याद है, उसकी जान बख्श दें। उस बच्चे को समझ आ जाता है कि आइंदा मैं इन आंटी के करीब भी नहीं आऊँगा, ये सही नहीं है। उस बच्चे के दिमाग में, 3 साल के बच्चे को अल्लाह ने इस काबिल बनाया। हमारी असल जिम्मेदारी जो है ना वो ये है कि हम किसी भी इंसान से कट ऑफ ना करें, यानी क़ताए ताल्लुक़ जो है वो एक बड़े, यानी इसको बड़ा गुनाह के तौर पर देखा गया है कि हम कट ऑफ किसी से भी ना करें। और लेकिन ये कि अब किससे ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जहन मिलता है, मिजाज मिलता है, शौक़ मिलता है, तो ठीक है, हमारे इंटरेस्ट्स हैं, हमारे कॉमन गोल्स हैं, कुछ और सोचें हैं, ठीक है, आपके साथ ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरे के साथ, लेकिन जिसके साथ नहीं भी मिलना होता तो दुआ सलाम तो करना है, मतलब ठीक है भाई क्या हाल है, खैर है, सही है, ओके यार, अस्सलाम वालेकुम, इतना तो करना ही करना है। मतलब इससे ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही अनफ्रेंड करना, ये हमारी तहजीब में मुनासिब नहीं है। मतलब हमें तो अपनी तहजीब में खड़े होकर दुनिया को बरतना है, तो अनफ्रेंड मतलब बस ठीक है, दुआ सलाम। लेकिन कंपनी किसकी होगी, मतलब हमारी हमसे ये चाहा गया है कि हम कंपनी गलत लोगों की इख्तियार ना करें,
ये तो हमें कहा गया, और वो कंपनी, मैं समझता हूँ कि अब ये हर इंसान की अपनी सोच पर है कि मतलब हम ये देखें कि इन दोस्तों के साथ कुछ पैसे और चीज़ों और इंसानों की ग़ीबत, इन तीनों से ऊपर की कोई चीज़ हम कर रहे होते हैं। मतलब इस, यानी असल में प्रॉब्लम ये है कि या तो पैसा या चीज़ मतलब या ग़ीबत। अब क्या यार, इससे ऊपर की कोई चीज़ हो रही है उस कंपनी में तो अच्छी कंपनी है। अमूमन लोगों की जो सेटिंग्स हैं और इस तरह की, उसमें बहुत ख़राबी पैदा हो गई। मेरा एक और सवाल है आपसे जो हाफ़ प्रोफेशनल है हाफ़ पर्सनल है, और आपके जवाब में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्लैरिटी देती है यही होती है कि यू डोंट रियली आंसर इट, यू जस्ट गिव इट अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो अब मेरा काम इस तरह का रहा है पिछले 6 साल से, और ये फुल टाइम चीज़ है जो पिछले 6 साल से मैं फुल टाइम एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो मैं चाहते हुए या ना चाहते हुए, जो आपने बात की ना कि लोगों को अपनी तारीफ़, तो मुझे लगता है कभी कभी कि मैं ना वैलिडेशन का एक तरीके से एडिक्शन हो गई, कि मुझे वैलिडेशन मिले अगर मैंने वो चीज़ के, और ये शायद जिस तरह आई बिन ब्रॉट अप या मेरी पर्सनालिटी का भी हिस्सा रहा है। मेरी बेगम ने भी ये मुझे बात बहुत दफ़ा पॉइंट आउट करके बताई है कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा ना तो मुझे यकीन नहीं आएगा कि तुम्हारी वीडियो तो ऐसी है जैसे ही कोई पाकिस्तान में बनाता ही नहीं है, मुझे यकीन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई चलते फिरते ही बोल देना कि यार ये तो तुम बेकार वीडियो बनाई, मैं वो मान लूँगा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं अगली दफ़ा कोशिश करूँगा बेहतर करने की। तारीफ़ मुझे हज़म नहीं होगी। तो ये जो पैटर्न है, हाउ डू आई चेंज दिस, कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मतलब मैंने एक कॉल पढ़ा था इंटरनेट पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है, कि आपको इंसल्ट्स को उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी आप तारीफ़ों को देते हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, इसको करें कैसे? बहुत अच्छा। क्योंकि मतलब वो रिपेटिटिव एक तरीके की कंडीशनिंग हो गई है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत माशाल्लाह। ये वो चीज़ है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए कि, और ये बहुत ही अच्छा, मतलब हमें इंसल्ट्स को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी हमें प्रेज़ को देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे प्रेज़ को ज़्यादा दे रहे हैं इंसल्ट्स को भी ज़्यादा दें। पॉइंट ये है कि प्रेज़ को भी ना दें और इंसल्ट्स मतलब जस्टिफाइड, मतलब जितनी दे सकते हैं, यानी वो एक रीज़नेबल जस्टिफाइड हो। बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ जब एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो वो सब चीज़ को, जो कुछ भी वो देखता है ना, उसको वो अपनी नज़र से देखता है। और ये सबसे फंडामेंटल कैपेसिटी है कि वो किसी भी सिचुएशन को, मैं इसे कैसे देखता हूँ, वो अपनी नज़र से चीज़ों को देखता है। मुझे ये चीज़ ऐसी लगती है, मुझे ये चीज़ ऐसी लगती है, आपको जैसी भी लगती हो, मुझे ये चीज़ ऐसी लगती है, मुझे ये ऐसे लगता है, मुझे ये ऐसे लगता है, मुझे ये सीन ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है लिहाजा मैं करता हूँ, मुझे ये सही नहीं लगता लिहाजा मैं नहीं करता, मुझे सही लगता है लिहाजा मैं करता हूँ, ये मुझे ऐसे लगता है। तो इसको मैं ये कहता हूँ कि ये 3 तरह की कैपेसिटी है इंसान के अंदर, जो बहुत फंडामेंटल और नेचुरल कैपेसिटी है, जो अल्लाह ने इंसान के अंदर पहले से डाली भी होती है। वो ये है कि वो अपनी नज़र से चीज़ों को देखे, अपनी नज़र से दुनिया को देखे, और ये बड़ी ज़बरदस्त है और इसमें बहुत खैर है। जैसे जैसे उसके पास इल्म आता जाएगा, वो अपनी नज़र से चीज़ों को देखने में इम्प्रूव होता चला जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि पूरी सोसाइटी और हमारा एजुकेशन सिस्टम उसे 8-10 साल में इस कैपेसिटी से कहता है ये तो तू छोड़ दे, इसको विड्रॉ कर दे। अब तूने बाकी सारी ज़िंदगी लोगों की नज़र से अपने आप को देखना है, अपनी नज़र से दुनिया को नहीं देखना। इसको तुम पहले अपनी नज़र से देखते थे, अब तुम्हें सबकी नज़र से इसको देखना है। इस किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को, हत्ता कि अपने आप को। यानी फॉर एग्जांपल, मैं ये कप अगर मैंने पहना है और मैं आईने के सामने, शीशे के सामने खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ कि मुझे ये ठीक लग रहा है। दूसरा सवाल ये है कि मैं देखूँ यार ये बताओ लोगों को ठीक लगेगा, ये सबको कैसा लगेगा, ये मैंने ब्लू कलर का पहन लिया है, ग्रीन कलर का ये पहन लिया, वो पहन लिया, लोगों को कैसा लगेगा। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं या आप अपनी नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी हमें पीपल कॉन्शियसनेस के
ताहयात मर्ज में मुब्तला करती है। लाइफ लॉन्ग इलनेस होती है ये, और बहुत कम लोग इससे बाहर निकल पाते हैं, लेकिन निकल सकते हैं। तो एक है कि हम अपनी नज़र से चीज़ों को देखें, दूसरा है हम लोगों की नज़र से चीज़ों को देखें। अच्छा, अब एक और बात मैं कहता हूँ, लोगों की नज़र से चीज़ों को देख सकना बुरी बुरी बात भी नहीं है अगर ये स्किल हो, अगर सिर्फ स्किल की सतह पर। लेकिन अगर ये स्किल नहीं है, मेरा डिफ़ॉल्ट है, मतलब दिस इज़ नॉट बाय चॉइस, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब मैं हेल्पलेस हूँ, मैं तो सिर्फ ये, मतलब एक आदमी बिल्कुल हेल्पलेस है कि वो सिवाय इसके कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी मैं इसको कहता हूँ कि लोगों की नज़र से देखना आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। एक साहब ट्रेनिंग कर रहे थे, वो बिजनेस की, वो कह रहे थे हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अपनी ट्रेनिंग से देते हैं। तो मैंने कहा यार, एंटरप्रेन्योरियल स्किल दो, माइंडसेट नहीं दो। माइंडसेट दे देते हो तो बड़ा मसला होता है। ये बीवी को टाइम नहीं देता, ये बच्चों को टाइम नहीं देता, ये कहता है यार मेरे टाइम की तो ये वैल्यू है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या है? भाई मेरा 2 घंटा तुम्हें पता नहीं है। और वो फिर वो कहता भी है, अगर किसी दिन गलती से बीवी और बच्चों के साथ 2-3 घंटे बैठ गया है तो बाद में बोलते हुए उठता है, आपको पता है मैंने 3 घंटे आपको दिए, अगर ये 3 घंटे मैं वहाँ लगा देता तो मुझे इतने का फ़ायदा हो जाता। ये जता भी रहा है। इतना बदतमीज़ आदमी है। क्यों है ये? इसलिए कि आपने जो ट्रेनिंग दी ना, उसमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाया उस आदमी का। क्यों बना दिया भाई? सिर्फ इस बताते हमें बिजनेस स्किल के दर्जे पे लेना है, मिजाज के दर्जे पे नहीं लेना। यानी इस औरत का क्या कसूर है कि इसकी शादी बिजनेसमैन से हुई है या इंसान से हुई है? यानी मेरी बीवी जो है, मेरी बीवी, यानी एक औरत का शौहर यूट्यूबर है या एक औरत का शौहर इंसान है? लेकिन अगर वो यूट्यूबर माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, तो ये तो बेचारे, मतलब वो तो मैं अपनी औलाद को टाइम दे रहा हूँ तो अजीब हरकतें कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 3 तरह की कैपेसिटी। एक ये है कि मैं अपनी नज़र से चीज़ों को देखूं, जिसकी अल्लाह ने मुझे पहले से मेरे अंदर रखी है। फिर लोगों की नज़र से चीज़ों को देखूं, तो लोगों की नज़र से चीज़ों को देखना मुझे आना चाहिए, लेकिन ये मुझे पता हो कि अब मैं इस सिचुएशन में ये देखना चाहता हूँ कि ठीक है, मैंने अपनी नज़र से चीज़ों को देखा है, लेकिन अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं ये देखूँ कि जो लोग आएंगे या मैं उनकी नज़र से भी देख लूँ ताकि मुझे समझ आए। तो मैंने थोड़ी देर के लिए वो एकदम अपना स्विच ऑन किया, लोगों की नज़र से चीज़ों को देखा, उसको प्रोसेस चलाया, फिर मैंने बंद कर दिया। अब मैं वापस अपनी नज़र से चीज़ों को देख रहा हूँ। आई नो हाउ टू सी इट फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। लेकिन ये मेरा डिफ़ॉल्ट नहीं है। पीपल कॉन्शियसनेस मेरी मजबूरी नहीं है। पीपल कॉन्शियसनेस मेरी 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 एबिलिटी, मतलब I must have this ability to look at myself and my things and everything through their perspective। ये एक चीज़ है। अब इससे ऊपर के, अब सवाल ये है कि हम इससे ऊपर की, जो सबसे ऊपर की चीज़ है, ये तो 2 चीज़ें हो गई ना, एक तीसरी है खुदा की नज़र से चीज़ों को देखने की सलाहियत। दीन की सबसे बड़ी अता क्या है? वो कंटेंट मास्टरी नहीं है, लेकिन जो बुनियादी बात है ना, अगर मैं एक जुमले में समाप्त करूं ना, खुदा हमसे चाहता क्या है? क्या चाहता है वो हमसे? इस सिचुएशन में जब हम बैठे हुए हैं, इस सिचुएशन को खुदा कैसे देख रहा होगा? यानी खुदा इस सिचुएशन को कैसे देखेगा? खुदा की निगाह में ये सिचुएशन कैसी होगी? खुदा की निगाह में ये सिचुएशन अच्छी है, गलत है, बुरी है, सही नहीं है? वो इसको अप्रूव करेगा, वो इस पे मुझे पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, इस पे मुझे रिवॉर्ड देगा, नहीं देगा? ये है गॉड कॉन्शियसनेस, ये है खुदा की नज़र से चीज़ों को देखना। और इसके लिए ना बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दुआ करे। अगर किसी ने कुरान की 3 आयतों पे भी कंसंट्रेट कर लिया तो उसके अंदर ये आई ओपन होनी शुरू हो जाती है। अगर सिर्फ सूरह फातिहा पे भी कंसंट्रेट कर लिया तो उसको ये सेंस अल्लाह अता करता है। ये सेंस पैदा करना अल्लाह ने इंसान के लिए कोई बियॉन्ड रीच नहीं रखा है कि जी आपने बहुत, ये तो बहुत मुश्किल बात है, आप तो बहुत, अल्लाह क्यों नहीं चाहेगा कि बंदा मतलब बंदा अल्लाह की नज़र से चीज़ों को देखे? मतलब इतना कोई मुश्किल का पॉइंट ये है कि हम ये जो 3 कैपेसिटीज़ हैं कि मैं किसी भी सिचुएशन को अपनी नज़र से देखूं, लोगों की नज़र से देखूं, खुदा की नज़र से देखूं। अब इसमें अपनी नज़र से देखना
ये तो बहुत बुनियादी चीज़ है जो मुझे इसको रिटेन करना है और ये मेरा एक डिफ़ॉल्ट है। लेकिन उसके बाद जो मुझे स्विच करना है, यानी हमारी जो सबसे सबसे हेल्दी साइकी है और सबसे मुनासिब चीज़ है ना, मैं अपनी नज़र से चीज़ों को देखूं और उसकी नज़र से चीज़ों को देखूं, अपनी नज़र से उसकी नज़र से यार। और फिर मैं ये देखूं कि यार मैं मतलब मुझे भी वही ठीक लगना चाहिए जो उसे ठीक लगता है, मुझे भी वही ठीक नहीं लगना चाहिए जो उसे ठीक नहीं लगता, मुझे भी वही गलत लगना चाहिए जो उसे गलत लगता है। तो मेरी नज़र और उसकी नज़र, यानी उस ये बिल्कुल ठीक हो, यानी ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और कभी कभी चूंकि मैं लोगों को इंगेज करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कंपैटिबल रहना है, अगर मैं आपकी नज़र से चीज़ों को देखने के काबिल ही नहीं हूँगा तो मैं तो आपसे बात करने के भी मतलब आप तो कहेंगे यार ये अजीब ही पता नहीं खपती आदमी है, अपनी बोलता रहता है, मतलब ही इज़ नॉट इंगेजेबल, ही इज़ नॉट एट ऑल, मतलब ही इज़ नॉट रिलेटेबल, मतलब आई कांट रिलेट टू दिस मैन। तो वो जो चीज़ है टू बी, मतलब मेरी एक उसूली जिम्मेदारी ये है कि मैं रिलेटेबल रहूं, मैं इंगेजेबल रहूं, और ये लोग मुझे मतलब बिल्कुल ही पागल ना करार दे दें, मतलब मेरी कोशिश तो ये हो कि ना करार दें, फिर भी दे दें तो मतलब आई शुड नॉट माइंड, मतलब तो अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम अपनी नज़र से तो बिल्कुल नहीं देख रहे, उसकी नज़र से देखने का तो कोई ख्याल ही एग्जिस्ट नहीं करता कि ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। और सब के सब ये डिफ़ॉल्ट है लोगों की नज़र से देखना। हमारी ऐसा नहीं है कि ये हमने बाय चॉइस हमने कहा हाँ जो ओके, अब मैं नेक्स्ट 1 आवर इस पूरी सिचुएशन को लोगों की नज़र से देखूंगा ताकि मुझे पूरी ज़रा अपनी चीज़ों को ज़रा और बेहतर करने का मौका मिले। तो आपने सोचा मैं आज पूरा 1 घंटा लगा के लोगों की नज़र से देखूंगा, ये ऐसा नहीं है। आप पूरी लाइफ ही लोगों की नज़र से देख रहे होते हैं, वो 1 घंटे की बात नहीं, अपनी नज़र से तो पता ही नहीं। पीपल डोंट हैव एनी सेंस ऑफ देयर इनर वॉइस। मतलब हमारी मतलब आप लोगों से पूछें यार ये बताओ तुम्हें कौन सा मंजर अच्छा लगता है, बाहर कहीं ले जाएं उन्हें किसी पहाड़ पे, शुमाली इलाका जात में, नॉर्दर्न एरियाज़ में, या दुनिया की खूबसूरत स्विस स्विस एल्प्स पे ले जाएं, स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों कहीं भी ले जाएं, दुनिया में जो जगह उन्हें पसंद है वहाँ ले जाएं, ये दरिया, पहाड़, झील, उसमें कहें कौन सा मंजर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये झील अच्छी लग रही है, पहाड़ अच्छा लग रहा है, दरिया अच्छा लग रहा है, सहरा अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें, कहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वो ये जवाब देगा कि यहाँ से ज़्यादा अच्छी तस्वीर आएगी, इस पे ज़्यादा लाइक आएंगे, या यहाँ से ज़्यादा लाइक आएंगे, जहाँ से ज़्यादा लाइक आएंगे मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी अपनी कोई सेंस नहीं, यानी अल्लाह हमें माफ़ करे। तो आई डोंट नो मैंने आपके सवाल को इतना एड्रेस किया, नहीं लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल ये समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी, क्योंकि अब इतना टाइम गुजारा है तो मैं भी इस तरह के थॉट पैटर्न्स कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कहीं घूमने गया हूँ तो मैंने तस्वीरें शायद 200 खींची हों, लेकिन उसमें से कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनको खींचते वक्त ही विदाउट इवन, मतलब वही बात है कि सोच आपके इख्तियार में नहीं है, खींचते वक्त ही मेरे जहन में वो घंटी बजने लगती है कि ये है हिट, ये हिट होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। और मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ है कि जब से मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने इंटरनेट से थोड़ा सा दूर करना शुरू किया है, तो मुझे इस चीज़ का भी ऐसा, तो फिर मैंने अपनी इनर वॉइस दोबारा दरियाफ़्त की है। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी फ़िल्म कर रहे होते हैं ना, तो भले वो सिलेक्टिव पार्ट हो, जैसे मैं हमेशा से काफ़ी सिलेक्टिव रहा हूँ, लेकिन फिर भी है तो ज़िंदगी। तो फिर आप आपका डिफ़ॉल्ट यही बनना है कि यार ये जब लोग देखेंगे तो उस पर किस तरह का कमेंट आएगा और क्या देखेंगे। और दूसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत परेशान किया था वो ये था कि आप किसी भी तरह का कंटेंट बनाते हैं ना, आप फूड पे बनाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप रिव्यू करते हैं गाड़ियों का या फ़ोन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको ये कह सकते हैं कि यार आपको पता नहीं है आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या आपने पैसे लेके आपने झूठी तारीफ़ कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा यही कह सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं ना, तो आप ख़राब मुसलमान भी हो सकते हैं, ख़राब इंसान हैं आप, ख़राब शौहर हैं, ख़राब बहन भाई हैं, तो वो चीज़ें, वो सारी चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मैं बिल्कुल इस बात पे अग्री करता हूँ कि आपको दूसरों के कमेंट्स को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। और इस वजह से मैं, मुझसे जो भी पूछता है मैं उनको ये कहता हूँ कि आप कोशिश करें शुरू से ही कि कमेंट्स पढ़ने की आदत कम करें आप। और मैंने ये कल्चर अपनी कम्युनिटी में बनाने में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँ कि मैंने अपना ईमेल सबको दिया हुआ है,
तो ईमेल पे जो भी मुझे आज तक फीडबैक आया ना, वो बहुत हार्ट फेल्ट आया है, वो बहुत सिंसेयर आया है। किसी को कोई शिकायत भी है, किसी को कोई तारीफ़ भी है, तो दोनों चीज़ें बहुत सिंसेरिटी के साथ आई हैं। तो बस यही है, और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। मेरी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई, और सबसे ज़्यादा क्लियर वो चीज़ हो गई जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ था, कि मैं जो चीज़ बनाता हूँ वो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो वो मेरा देखने का ज़ाविया काफ़ी बदल चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मज़ा आया आपसे बात करने में। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो बोर नहीं हुए। मुझे बड़ी चीज़ें मैंने सीखी। सबसे मुश्किल काम आप कर रहे थे नहीं तीनों में। मैं जो है मैं वो चीज़ें नई नई चीज़ें सीखी है मैंने, मतलब बाकी